अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। वुडरो विल्सन गुजरे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा था कि द हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी इज़ अ हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस के बगैर आज़ादी जो है ये मुमकिन नहीं होती। आप कभी भी कोई भी हिस्ट्री में से आप कोई भी आप सबक देख लें, कोई किसी भी कॉलोनियल पावर की आप हिस्ट्री देख लें, कहीं पे भी देख लें, जहाँ पे भी लोगों ने आज़ादी हासिल की है, उन्होंने उसके लिए बड़ी कुर्बानी दी है और रेजिस्ट किया है। उसमें उनकी जानें भी गई हैं, उनकी इज़्ज़तें भी गई हैं, उनके माल भी गए हैं, उनकी मवेशी भी गए हैं, सब कुछ गया। लेकिन ये आज़ादी इतनी खूबसूरत चीज़ है कि लोग इसके लिए हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये आप देखेंगे जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी बेचारे, कितने लाखों लोग जो थे जिन्होंने जो अपरूट हो गए, सारे वहाँ से आए पाकिस्तान आए, रास्ते में पता नहीं कितने लोगों के साथ क्या-क्या हुआ, वो एक अलग से कहानी है। इस वक़्त भी जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, वो बड़ी बहुत ही खतरनाक किस्म की सिचुएशन। अगर आप देखें कि इस वक्त दो महाज हैं, एक तरफ स्टेटस को की फोर्सेस हैं, उसके साथ साथ मुख्तलिफ इदारे उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट दी जा रही है, उनके पीछे गैर मुल्की ताकतें हैं, उनके पीछे क्या क्या है, उनके पीछे क्या क्या इंटरेस्ट्स हैं, उनके ऊपर जो ग्रैंड और ग्रेट गेम जो है वो चल रही है। एक तरफ तो ये चल रहा है और दूसरी तरफ क्या है, पाकिस्तान की आवाम है और वो आज़ादी चाहते हैं। वो अपनी राय जो है उसको उसकी शक्ल में एक आज़ाद रियासत देखना चाहते हैं और उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एक लीडर। और वो जो लीडर है वो इस वक्त सबके सामने खड़ा हुआ है और तमाम लोग जो हैं वो उसको हराने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से ख़त्म हो और मामला जो है वो ख़त्म हो जाएं और हमारे हक में आ जाए। इस वक्त जो है वो इंतहाई टेंस सिचुएशन है, बल्कि मैं कहूँगा कि इस वक्त वॉर ऑफ नर्व्स चल रही है। इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें माइंड गेम्स चल रही हैं। अब देखिए कि किस तरीके से पिछले कई महीनों से एक बंदे को हर तरीके से कोशिश की गई है, यानी यू नेम इट, कोई भी तरीका फरोगजाश नहीं किया गया, किसी भी तरीके से जितना भी हो सकता था उसको ख़त्म करने के लिए, उसको उसका कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए हर चीज़ उन्होंने कर ली। लेकिन वो एक शख्स है कि जो खड़ा हुआ है और बिल्कुल एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है और उसके पीछे उसके अवाम खड़े हुए हैं। ये एक अजीब बात है। ये हमने पहली दफ़ा, मैंने कम से कम अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखा है कि अवाम किस तरह एक बंदे के पीछे जब खड़े हो जाते हैं, तो उसको कैसी वो तक़वियत पहुँचाते हैं। और जब हमने देखा था कि जब उनको निकाला गया, इमरान खान को, तो कैसे अवाम बाहर निकली और कैसे उन्होंने वो किया। और मुझे उस दिन वो प्रेज़िडेंट अर्दवान वाला जो एपिसोड हुआ था 2016 में, वो याद आ गया। कैसे उन लोगों ने अपने प्रेसिडेंट को बचाया और रिस्टोर करवाया। तो आज भी यही सूरत हाल है, आज भी यही सूरत हाल है। और उसी सूरत हाल की कंटिन्यूएशन में आज का दिन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो वजह से। एक तो ये है कि आज आप खबरें देख रहे थे कि जीआईटी की रिपोर्ट आ गई है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये एक शूटर नहीं था जिसने इमरान खान के ऊपर हमला किया, ये बाकायदा प्री प्लान था। और शूटर्स जो थे वो मल्टीपल शूटर्स थे और उनका ये मकसद था कि ना सिर्फ इमरान खान को ख़त्म किया जाए, बल्कि जो बंदा उसको मारने के लिए भेजा हुआ था उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। बिल्कुल लियाकत अली खान साहब की एपिसोड का सेकंड एडिशन जो था वो उसको रिपीट करना था उन्होंने। लेकिन ज़ाहिर है वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो बेहतरीन प्लानर है, वो बचा लेता है जिसको बचाना होता है। और हमने देखा कि वही मामला जो है वो दूसरी शक्ल में जा रहे हैं। और वो क्या है कि अब वो जो जीआईटी की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बताया है कि मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो उस जीआईटी के साथ और हुकूमती इस तहकीकाती टीम के साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो अपने फिगर्स, अपने डेटा वगैरह उनको देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है, अब आपको समझ आ जाती होगी कि उनके पीछे कोई ना कोई उनको कह रहा है कि नहीं ऐसा करना। डीपीओ तक जो है वो आगे पेश नहीं हो रहा उस कमेटी के आगे, तो आप अंदाजा लगाएंगे वो क्या होगा। मुझे याद आ गया जब बीबी को मारा गया था, कत्ल किया गया था और वो शहीद हो गई थी।
तो उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त भी यही हुआ था। उस वक्त भी लोगों ने इसी तरह क्राइम सीन को धो दिया था, लोग जो थे वो इधर उधर हो गए थे, और वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी गई थी। इवन यूएन की जब टीम आई थी तो उसको उसके साथ भी कोऑपरेट नहीं किया गया, तो वो बेचारे सर मार मार के अपना पटक के वो फिर चले गए वापस, और कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह अब कोशिश ये की जा रही है कि अब भी कुछ ना हो, लेकिन अवाम है कि वो खड़े नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, हमने अपने लीडर के साथ खड़े होना है और उसके साथ जो भी वो कहेगा हम करने के लिए तैयार हैं। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें आज इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जिसमें आज आपने पिछले देखा कल जो बोल टीवी के साथ उनकी मुलाकात हुई है, उसमें उसमें जो रिपोर्टिंग हुई है वो यही हुई है कि उन्होंने जन बाजवा का नाम ले दिया उस पर, लेकिन बाद में फवाद चौधरी ने कहा जी कि नहीं, इस तरह की बात नहीं हुई, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये बात रिपोर्ट हुई है। एनीवे, जो भी हुई है, उनका ये कहना है कि बाकायदा तौर पर उनको प्लान किया गया हटाने से, और मकसद क्या था कि मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लॉ का नफाज हो, और जन बाजवा जो है वो अपनी कंटिन्यूटी में रहें। तो आज देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब क्या इंकशाफ करते हैं, किसका नाम लेते हैं या नहीं लेते हैं, या इशारों के नाम में बात करते हैं। उधर से भी आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब की जो आइंदा हिकमत अमली होगी वो क्या होगी। वो टेक ऑन करेंगे इस्टेब्लिशमेंट को और उसके साथ दूसरी फोर्सेस को, या वो कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि हिकमत का तकादा ये है कि अभी मैं नाम ना लूं, और बाद में हम देखेंगे जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। ये भी हो सकता है, लेकिन जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, मेरा ख्याल है कि वो जो भी उनके दिल में है वो बात करेंगे, और वो बताएंगे कि इस तरह हुआ था। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस वक्त वॉर ऑफ नर्व्स चल रही है, इस वक्त वॉर गेमिंग हो रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो कि एक्चुअल वॉर गेमिंग करते हैं, जिनको पता है कि जंग कैसे लड़ी जाती है, और एक तरफ वो हैं जो क्रिकेट में वॉर गेमिंग करता रहा है, जो क्रिकेट में अपने मुखालफिन के सामने वॉर गेम्स करता रहा है, माइंड गेम्स खेलता रहा है और जीतता रहा है, एंड ही इज नोन फॉर इट। ग्लोबली उस बंदे के बारे में ये कहा जाता है कि उस तरह की जो गेम प्लान है, या वॉर गेमिंग है, या माइंड गेम्स हैं, वो कोई और नहीं खेल सकता। तो ये अब मुकाबला है, देखते हैं हु ब्लिंक्स फर्स्ट। अब क्वेश्चन ये है कि कौन झपकता है अपनी आंख पहले। जो झपकेगा वो समझ लेंगे फारेगा। और यही इस वक्त जंग है। इस वक्त जंग है स्टेटस को की, जो कि पुरानी फरसूदा सोच है जिस तरीके से पाकिस्तान को 76 साल से चलाया जा रहा है। या दूसरी तरफ ये है कि जो अवाम है, और ख़ास तौर पर जो यूथ है, जो इस चीज़ में से आगे निकलना चाहती है, और वो समझती है कि पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है, और उस पाकिस्तान के उस फ्यूचर में, ब्राइट फ्यूचर में, हमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रॉन्ग फौज भी चाहिए, हमें बेहतरीन किस्म की आईएसए भी चाहिए, हमें बेहतरीन किस्म के जनरल्स चाहिए, लेकिन उस फरसूदा माइंडसेट के साथ नहीं जिसके साथ अभी तक हम देख रहे हैं, और जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि लोगों को किस तरह सख्ती का निशाना बनाया जा रहा है। अभी भी मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो हो रहे हैं। अभी भी इकोनॉमी के ऊपर कहा जा रहा है कि लोगों को उठा लिया जाएगा, और अभी भी वो लोग कि जो इस तरह ये कह रहे हैं, सिविलियन फेसेस जो हैं, उनको सपोर्ट दी जा रही है। तो इसलिए लगता यूं है कि अभी तक वो जो स्टेटस को की फरसूदा फोर्सेज हैं, उन्होंने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया है। अब जो दूसरी चीज़ है वो आज होने जा रही है कि अरशद शरीफ केस जो है वो आज शुरू हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और ख़ास तौर पे इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है। एक तो ये कि अरशद शरीफ पाकिस्तान का टॉप जर्नलिस्ट था, उसको इस तरह मर्डर किया गया। बल्कि उसके बाद फिर हमने देखा कि उसके पीछे जो नाम आए हैं, और सबसे मतलब सब लोगों ने ओपनली कहा है कि कौन कौन उसमें शामिल थे, और बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों के नाम लिए हैं। तो अब उसकी वजह से उसकी और इम्पोर्टेंस हो गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अब इस केस को किस नहज पे लेके जाता है। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह जेआईटी अभी अभी उनके फंड्स तो रिलीज हो गए हैं, लेकिन पहले तो उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे थे कि वो जाकर ट्रेवल कर सकें और देख सकें वहां पे क्या हुआ था। तो अगर ये कोऑपरेशन का आलम है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे, तो फिर आप देखें कि क्या हो सकता है। और इतनी रिलक्टेंस शो की जा रही है कि कुछ छुपाने का ऐसा लगता है कि जैसे कुछ छुपाया जा रहा है। तो आज का ये जो दिन है, ये दूसरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। अरशद शरीफ केस का शुरू होगा, और उसमें देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या बुनियाद सेट करता है इस केस की। और ख़ास तौर पे इस वजह से भी कि आपको पता है कि कल वहाँ पे तस्नीम हैदर शाह साहब जो हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया है कि इस अरशद शरीफ केस में
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम सफदर दोनों शामिल हैं। बल्कि उस बंदे ने तो ये कह दिया है कि इन लोगों ने बाकायदा वीडियो भी देखी है, और उसने कहा कि वो वीडियो मैंने भी देखी है जिसमें अरशद शरीफ को तौबा इस्तग़फ़ार कहा भी नहीं जाता कि कत्ल किया जा रहा था, और उसको पकड़ा हुआ था लोगों ने, और रेंच पकड़े हुए थे, और किस तरह उसको टॉर्चर कर रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह। पता नहीं ये किस तरह के सैडिस्ट किस्म के लोग हैं कि एक तो बंदे को मरवाते हैं और फिर मरवाते भी इस तरह है कि जिस तरह उसको तकलीफ दे दे के, ताकि ये एंजॉय करें। ये इनका एक एक ज़हनी आप देखें कि क्या कैफ़ियत क्या है, और क्या क्या किस किस्म के सिक माइंडेड लोग हम पे मुसल्लत हैं। बंदे को मारना भी है और उसको ज़लील भी करना है, तौबा इस्तग़फ़ार। तो इसमें अब ये जो सूरत-ए-हाल है, और हमने देखा कि जैसे ही ये इंटरव्यू तस्नीम हैदर ने दिया है, उसके अगले ही दिन नवाज शरीफ और मरियम जिनीवा चले गए। अब वो पता नहीं स्विट्जरलैंड में उनको वहाँ पे क्या देखना चाहते हैं, क्या वहाँ पे उनको पसंद आया हुआ है। एकदम ही उनको याद आया कि चलें ज़रा स्विट्जरलैंड जाके आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बारे में सुना है कि वो वहाँ पे जा रहे हैं उनको मिलने के लिए। मतलब दिस इज़ अ जोक। मुझे समझ नहीं आती कि ये एक इमरान खान था जो कि एक दौरा करने से पहले 50 दफ़ा सोचता था कि मुझे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना भी है तो कम से कम पैसे में करना चाहिए। और ये है कि लल्ले तलल्ले, और उधर से कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो सकता है, उधर से कह रहे हैं कि इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। और उधर उधर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इतनी वास्ट किस्म की कैबिनेट और इतने ज़बरदस्त किस्म के लल्ले तलल्ले। एक वो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं जो पाकिस्तान के दौरे पर कभी-कभी आ जाते हैं। एक वो हैं, उनको तो पता नहीं, मतलब जैसे कोई भूखा नहीं होता, वो पड़ गई है उनको कि मैंने बस दौरे करने हैं, हालाँकि सारी ज़िंदगी बाहर है। तो ये आलम है इनकी अय्याशी का और इनके माइंडसेट का। ये ऐसे नहीं है कि इन्होंने कभी देखी नहीं है ये चीज़ें, सब कुछ देखा हुआ है। लेकिन वो जो है ना भूख, जो अंदर होती है, वो नहीं खत्म होती। अच्छा, एक एक तो ये चीज़ हो गई कि मरियम का जो केस है, और नवाज शरीफ का इसमें उसको इम्प्लाइड तरीके से उन्होंने ये कहा है, बल्कि इम्प्लाइड नहीं कि उस बंदे ने तो साफ कह दिया। अब यही वजह है कि मरियम को चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया। एक तो ये था कि उनको एतमाद नहीं था नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ के ऊपर, इसी वजह से मरियम को बना दिया गया चीफ ऑर्गेनाइजर। और दूसरी बात ये भी है कि उनको इस केस में इम्प्लिकेट ना हो, और इस बहाने वो पाकिस्तान आ जाएं और आके यहाँ पे ऑर्गेनाइज करें, और कहें जी मैं चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई हूँ, तो अब वो पाकिस्तान आ जाए ताकि गिरफ्तारी से बच सकें, जो कि मुमकिन है। अब ये नहीं पता कि वो जो लंदन पुलिस है वो कब एक्ट करती है कब नहीं करती है। ज़ाहिर है कि उनका अपना एक प्रोसीजर होता है, वो दे टेक देयर टाइम। वो इस तरह जाके मुँह उठा के हमारी तरह नहीं जाके पड़ जाते कि जो चुक लो एनु। तो ये जो है, अब ये देखना है कि वो कब ये एक्ट करते हैं, लेकिन उनका फौरी तौर पे जाना यहाँ से लंदन से जिनीवा, ये ज़ाहिर करता है कि थिंग्स आर सीरियस। ये इतनी आसान नहीं हो रही, क्योंकि अगर वो रुकते वहाँ पे, तो फिर तो शायद हो सकता है वो उनको गिरफ्तार कर लेते। इसी वजह से उनको मेरे ख्याल है टिप दी गई है वहाँ से निकलने की, कि आप निकलें यहाँ से, और इन द मीन टाइम वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि इसको रिकवर किया जाए सिचुएशन को, और कोशिश की जाए कि सेटलमेंट कोई ना कोई सिलसिला निकल आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होती है अगर ये ऐसा होता। तो एक तो ये चीज़। अब दूसरी चीज़ जो है वो है कि आज़म स्वाति साहब की रिहाई मुमकिन हुई है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं, और अल्लाह करे कि अब उनको दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए, और उन जैसे लोगों को मज़ीद गिरफ्तारियाँ जो है उनका सामना ना करना पड़े। और क्योंकि ये जो जेस्चर्स हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी हैं नए आर्मी चीफ के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हालात जनरल बाजवा ने बर्बाद कर दिया था सारा कुछ, जिस तरीके से हर चीज़ में वो माइक्रो मैनेज कर रहे थे और बाय फोर्स कर रहे थे, और इसी वजह से आपने देखा कि रिएक्शन आया। पहली दफ़ा हमने अपनी लाइफ में किसी भी चीफ के मुतालिक इतना सख्त रिएक्शन देखा है। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि वो अपने मैंडेट से ऊपर बढ़ के एक तरफ कह रहे थे कि मैं सियासत में हम लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं, और दूसरी तरफ मतलब सियासत के अलावा कर ही कुछ नहीं रहे थे। यानी वो अपने काम का उनको पता ही नहीं था। मेरा ख्याल है कि यूनिफ़ॉर्म भी पहनते हुए पता नहीं उनको कितनी तकलीफ होती होगी कि मैं क्यों यूनिफ़ॉर्म पहनूँ यार, सिविल इस तरह सलवार कमीज़ में ही आओ मीटिंगें करते हैं। बिकॉज़ ही वाज़ इन लव विद पॉलिटिक्स। तो ये जो सूरत-ए-हाल थी उसकी वजह से वो रिएक्शन आया जो कि पाकिस्तानियों ने शो किया है। ये जो सूरत-ए-हाल अब बन रही है, इसमें मेरी मेरी ज़ाती तौर पे जो राय है, उसमें ये है कि जो अ, हमारे चीफ़ साहब हैं, आजकल जो चीफ़ साहब हैं, उनको इंटरवीन करना चाहिए।
ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ کنٹرول کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ فوری طور پر، میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ کہیں کہ ہم پچھلے چیزوں سے ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں اور ہم ڈسٹینس کر رہے ہیں، اور ہم ان سے بالکل 180 ڈگری کا ٹرن لے کے ہم وہ کریں گے جو ہماری عوام چاہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فوری طور پر وہ عمران خان سے ملاقات کریں، یا کم از کم فون کر کے ان سے بات کریں کہ جناب آپ اپنے معاملات کو ذرا ہولڈ پہ رکھیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فری کیمپ کو بٹھانے کی، تاکہ معاملات جو ہیں وہ صحیح ہو سکے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ڈائریکٹلی اس میں انٹروین کریں، اور میں بالکل اس کے خلاف ہوں کہ پالیٹکس میں فوج کا کوئی رول ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہاں پہ معاملات اس قدر خراب ہو چکے ہوئے ہیں، اور چونکہ ایک طرف پی ڈی ایم اور وہ جو بقول شخص ایک چوروں کا ٹولہ ہے، وہ ایسے نہیں مانیں گے. ان کے اوپر جب تک کہ کوئی ان کو فورس نہیں کرے گا اور انفورس نہیں کروائے گا وہ چیز جو کہ لوگ چاہتے ہیں، تو تب تک یہ کام نہیں چلے گا. تو میرا خیال ہے کہ چیف صاحب کو یہ چاہیے کہ فوری طور پر فوج کا وقار بلند کرنے کے لیے اور اس کو بحال کرنے کے لیے یہ اقدامات اٹھائیں، اور کہیں کہ جناب ہم وہ کریں گے کہ جو عوام چاہتی ہے، جو ہمارے عوام چاہتے ہیں، اور یہی ہمارا مینڈیٹ ہے کہ جو عوام چاہتی ہے ہم وہ کریں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. آپ یقین کریں کہ اگر آرمی چیف صرف اتنا ایک کام کر لیں، آپ دیکھیں کہ ساری کی ساری ٹینشن کیسے ایویپریٹ ہوتی ہے، کیسے سارے کے سارے جو ٹیمپرز ہیں وہ بالکل ٹیپر آف ہو جائیں گے، اور کیسے معاملات جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے. صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ معاملات اسی طرح خراب ہوتے جائیں گے. میری دعا ہے، میری خواہش بھی ہے، اور اگر کہاں پہ کوشش بھی ہو سکی تو کوشش بھی کریں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ صحیح طرح مینج ہو سکیں، کیونکہ اگر نہیں ہوں گی تو ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، اور جب ملک کا نقصان ہوگا تو ہمارا پرسنل نقصان بھی ہوگا. ہم یہاں پہ باہر بیٹھ کے بھی تڑپتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی تکلیف نہ ہو. میں آپ یقین کریں، میں آخر میں صرف یہ بتاؤں، میں 2 دن سے مجھے شدید افسوس ہے کہ جس طریقے سے ہمارے آئی ایس آئی کے جو 2 لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا ہے، میں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، اور مجھ سے یقین کریں مجھ سے رہا نہیں گیا کہ کس طریقے سے ان بیچاروں نے اپنی جان دی ہے پاکستان کی خاطر، پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے. یہ وہ خاموش لوگ ہیں جو کہ جن کو کوئی ریوارڈ بھی نہیں ملتا ہے سچ، جن کو کوئی ایوارڈ بھی ہے سچ نہیں ملتا، لیکن وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس نوید صاحب کو تو پھر بھی چلیں ریکگنیشن ملی اور پریزیڈنٹ نے ان کو ایوارڈ دے دیا، لیکن نارملی تو ان لوگوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے سچ کے، جانتے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ بالکل خاموش ہوتے ہیں، پردے کے پیچھے رہنے والے لوگ. تو اس لیے اس طرح کے نقصان سے ہمیں بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ معاملات ٹھیک ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.